नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम मिडनाइट का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दाहोद कलेक्टर ने की जनगणना की स्वगणना पूरी। 31 मई तक नागरिक कर सकेंगे ऑनलाइन पंजीकरण। गरवाड़ा के सिमलिया गांव में टीबी जांच शिविर आयोजित। टीबी मुक्त भारत के तहत पोर्टेबल एक्सरे से हुई जांच। चूरू में तारानगर के छात्र सिद्धार्थ शर्मा का कमाल। सोलर असिस्ट स्मार्ट ईवी वायरलेस चार्जिंग सिस्टम तैयार। भरतपुर के बरपुरा गांव में मकान निर्माण पर हमला। पीड़ित ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। फतेहपुरा में आवारा सांडों का आतंक। ट्रैफिक जाम। होली चकला रोड पर 10 मिनट तक लड़ते रहे दो सांड। 10 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा। सीकर में पैदल मार्च के बाद एनएसयूआई का अल्टीमेटम। शिक्षा मंत्री से 10 दिन में मांगा इस्तीफा। गाय बचाने के चक्कर में श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस पलटी। भीलवाड़ा में बड़ा हादसा, आधा दर्जन लोग घायल। बीकानेर में 19वां रोजगार मेला। कानून मंत्री कांग्रेस पर भड़के। ट्रांसपेरेंट सिस्टम से मिल रही नौकरी, राहुल गांधी माफी मांगी। घरेलू विवाद से परेशान युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा। कुंभलगढ़ में 4 घंटे बाद पुलिस ने सुरक्षित उतारा। फर्जी दारोगा बनकर 20 महिलाओं से ठगी। उदयपुर का शख्स गिरफ्तार। एआई फोटो से रचता था जाल। नीट पेपर लीक में आत्महत्या करने वाले छात्र के घर पहुंचे एनएसयूआई अध्यक्ष। राहुल गांधी ने परिजनों से फोन कर की बात। दाहोद जिला पंचायत में बीजेपी का कब्जा। गमाबेन बनी अध्यक्ष, विजय सिंह अमलियार उपाध्यक्ष। क्रिकेट से शुरू हुई लाला 11 गैंग अब हत्या और अपराध तक पहुंची। राजसमंद पुलिस का बड़ा एक्शन। गैंग से जुड़े युवकों पर लगातार कार्रवाई। उदयपुर में खस्ताहाल सड़क पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। 15 दिन में मरम्मत नहीं हुई तो तहसील का घेराव। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके तहत गुजरात में स्वगणना की शुरुआत हो चुकी है। 31 मई तक नागरिक ऑनलाइन पोर्टल पर खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। दाहोद जिला कलेक्टर सुरभि गौतम ने जनगणना के तहत स्वगणना प्रक्रिया पूरी की है। उन्होंने दाहोद जिले के सभी नागरिकों से भी इस प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कलेक्टर ने कहा कि जनगणना से प्राप्त जानकारी का उपयोग विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के आयोजन, क्रियान्वयन और विकास कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने में किया जाता है। नागरिक जनगणना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आसानी से स्वगणना कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा आगामी समय में जनगणना 2027 कराई जाएगी। इसके पहले चरण में गुजरात में 1 से 30 जून 2026 के बीच घर सूची और मकानों की गणना की जाएगी। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने 17 से 31 मई तक सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके जरिए नागरिक जनगणना अधिकारी के घर जाने से पहले ही अपनी और परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। स्वगणना से समय की बचत होगी और गणना अधिक सटीक बनेगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे समय पर पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी भरें। इससे सरकार को नीति निर्धारण और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत दाहोद जिले में गरवाड़ा के जाम्बुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के सिमलिया गांव में पोर्टेबल एक्सरे मशीन के जरिए विशेष टीबी जांच शिविर लगाया गया। यह शिविर मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला क्षय अधिकारी तथा तालुका स्वास्थ्य अधिकारी के सक्षम मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। वल्नरेबल पॉपुलेशन टीबी सर्वे के तहत टीबी के जोखिम वाले कुल 150 संदिग्ध लाभार्थियों की पोर्टेबल एक्सरे मशीन से स्क्रीनिंग की गई। जिन लाभार्थियों के एक्सरे असामान्य यानी एबनॉर्मल आए हैं, उन्हें न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट यानी NAAT जांच के लिए भेजा जाएगा। जहां जरूरत होगी वहां तत्काल इलाज शुरू किया जाएगा। जिन लाभार्थियों के एक्सरे नेगेटिव आए हैं, उनका CY-TB टेस्ट भी किया जाएगा। इससे सटीक और सही निदान सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस शिविर में जाम्बुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर के नेतृत्व में तहसील टीबी स्टाफ, पिरामल फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर, FHW, MPHW और आशा कार्यकर्ता बहनों समेत पूरी स्वास्थ्य टीम ने सेवा भाव के साथ भाग लिया। चूरू जिले के तारानगर से एक बड़ी खबर आई। लगातार बढ़ते पेट्रोल के दाम और वायु प्रदूषण ने लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर मोड़ा है। लेकिन ईवी की सबसे बड़ी चुनौती चार्जिंग। इसी चुनौती को तारानगर के हड़ियाल गांव निवासी छात्र सिद्धार्थ शर्मा पुत्र राकेश शर्मा ने एक नए इनोवेशन से हल कर दिया है। सिद्धार्थ ने उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अपने सहयोगी छात्र सुनील मीणा और आयुष जावर के साथ मिलकर सोलर असिस्ट स्मार्ट ईवी चार्जिंग सिस्टम विद वायरलेस चार्जिंग तैयार किया है।
इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक वाहन तय पार्किंग या चार्जिंग जोन में प्रवेश करेगा, वाहन अपने आप चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए किसी प्लग या मैनुअल कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी। छात्रों ने सिस्टम को पूरी तरह ऑटोमेटिक तकनीक पर आधारित बनाया है। सोलर पैनल से मिलने वाली ऊर्जा से यह सिस्टम चलेगा। इससे चार्जिंग की समस्या खत्म होगी और यूजर को बार बार चार्जिंग स्टेशन पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह इनोवेशन आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देगा। ग्रामीण क्षेत्र के छात्र की इस उपलब्धि पर तारानगर में खुशी का माहौल है। इन दिनों जो पेट्रोल और डीजल की जो कमी है वो पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड के अंदर देखी जा रही है। उसी के लिए शॉर्टेज के लिए मतलब उसको हम कम कर सकते हैं। इसलिए जो ईवी व्हीकल्स हैं उनका चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। उसके अंदर भी हम अगर ईवी व्हीकल्स जो वायरलेस अगर चार्ज हो तो वो समय भी बचाती हैं, वो पर्यावरण को भी बचाती हैं। उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमारे जो लोकल्स हैं उनके अंदर भी बहुत काम आएंगे। और जो पूरा सिस्टम है वो ईवी बेस्ड ही है और इसके लिए हमें एक बहुत बड़े सोलर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए और कम से कम टाइम के अंदर हमें चार्जिंग मिलेगी। हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, एक छोटा सा मॉडल तैयार किया है जो भविष्य के अंदर शायद से ये मतलब हर गाड़ी के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। इसके अंदर हमने बनाया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की है हमने और एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने ग्राउंड की है और एक गाड़ी के अंदर लगाई है और सोलर पैनल की सहायता से हमने एक बैटरी को फुल तरीके से चार्ज किया है और उससे सोर्स हमने गाड़ी तक दिया है और वो उससे विदाउट जो वायर्स है वो चार्ज हो रही है। भरतपुर के गांव बरपुरा में मकान निर्माण को लेकर विवाद हिंसक हो गया। एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक पक्ष अपनी जमीन पर मकान बना रहा है और दूसरा पक्ष उस पर हमला करता नजर आ रहा है। पीड़ित आकाश कुशवाहा ने बताया कि वह अपने भाइयों के सहयोग से अपनी जमीन पर मकान का निर्माण कर रहा था, तभी पड़ोसी ने उस पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। आकाश का आरोप है कि घटना के बाद कंचनपुर थाना पुलिस ने पीड़ित पक्ष को ही थाने में बुलाकर बंद कर दिया, जबकि हमला करने वाले आरोपी पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की इस एक तरफा कार्रवाई से परेशान होकर पीड़ित पक्ष ने अब भरतपुर रेंज आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई को पत्र लिखा है। पत्र में हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वे अपनी जमीन पर निर्माण कर रहे थे, फिर भी उन पर हमला हुआ और पुलिस ने उल्टा उन्हीं पर कार्रवाई कर दी। मामले में उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस का पक्ष सामने नहीं आया है, मामले की जांच जारी है। मैं गढ़ी घराना बरपुरा का निवासी हूँ। मेरा नाम श्रीनिवास है और हम अपने खेत में मकान निर्माण करने को जा रहे थे तो उसमें विपक्ष वाली पार्टियों ने हमारे ऊपर लाठी डंडे से प्रहार किया। उसके पक्ष में हमने शिकायत की टाउन थाने में, कंचनपुर थाने में, तो और हमको उधर बैठा लिए 151 के तहत। उसके बाद में हमको वहाँ से जमानत होके निकाल दिए। उसके बाद में हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमने आईजी साहब के लिए रिपोर्ट भेजी है। राना बरपुरा का मैं निवासी हूँ। हमारा खेत में निर्माण हुआ है मकान का 10 साल पहले प्लॉटिंग हुई थी। 3 मकान हमारे, हम 6 भाई हैं, 3 मकान बन चुके हैं, 3 मकान हमारे नहीं बने हैं। तो 3 मकान का नींव रखा था हमने। तो बाजू वाला जो पड़ोस वाला खेत वाला है उसने हमारे पास कंप्लेन किया, लाठी डंडे लेके प्रहार भी किया 18 तारीख को। और हमने फिर कंप्लेन भी दी कंचनपुर थाने में। कंचनपुर थाने में कंप्लेन दी, उन्होंने भी कंप्लेन दी, मगर हमारी कंप्लेन पर कोई सुनवाई नहीं की। हमको और उल्टा बुला के थाने से हमारे को 151 में डाल दिए। उनका कोई एक्शन नहीं लिया। उनको एक बार कॉल किया, 2 बार कॉल किया, उनको लिए फिर कोई 1 घंटे का टाइम दिया, वो 12 घंटे तक नहीं पहुँचे। आज हमने फिर वहाँ से कंचनपुर थाने से निकाल दिया। हमारे को निकालने के बाद हमने आईजी साहब को शिकायत की है। दाहोद जिले के फतेहपुरा शहर में आवारा पशुओं का आतंक एक बार फिर सामने आया है। रविवार को शहर के व्यस्त होली चकला रोड पर 2 सांड आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मुख्य सड़क रणभूमि बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सांडों ने सड़क के बीचों बीच लड़ना शुरू कर दिया। यह खौफनाक मंजर देखकर वाहन चालकों और राहगीरों में भगदड़ मच गई। करीब 10 मिनट तक ट्रैफिक पूरी तरह रुक गया। लोगों को मजबूरन अपने वाहन रोकने पड़े। सांडों को अलग करने के लिए आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग जुट गए।
लोगों ने पानी डालकर अपनी लाठियों से उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन सांड अलग नहीं हुए। करीब 10 मिनट तक चले संघर्ष के बाद दोनों सांड ढककर खुद ही अलग हो गए और वहां से चले गए। खुशकिस्मती से इस पूरी घटना में कोई वाहन चालक, दुकानदार या राहगीर घायल नहीं हुआ। इससे बड़ी दुर्घटना टल गई। सांडों के जाने के बाद सड़क पर यातायात फिर से सामान्य हो सका। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि शहर में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ गया है। आए दिन सांडों की इस लड़ाई से हादसे का डर बना रहता है। स्थानीय प्रशासन से मांग है कि जल्द आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेजा जाए ताकि लोगों को राहत मिले। महंगाई की मार झेल रही जनता को एक और झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के दाम 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। ये 10 दिनों में तीसरी बार बढ़ोतरी है। लगातार बढ़ रहे दामों से आम आदमी परेशान है। पेट्रोल डीजल महंगा होने का सीधा असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा। माल भाड़ा बढ़ने से सब्जी, फल और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो सकती है। इससे पिछले महीने हफ्ते में 2 बार कीमतें बढ़ाई गई थी। 10 दिन में पेट्रोल करीब ₹2.40 और डीजल ₹2.60 प्रति लीटर महंगा हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी को दाम बढ़ाने की वजह बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर क्रूड के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में और भी बढ़ोतरी संभव है। महानगरों में पेट्रोल अब ₹100 प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। डीजल भी ₹95 प्रति लीटर के करीब है। बढ़ती कीमतों को लेकर वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों में नाराजगी है। लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। जनता को राहत कब मिलेगी, यह बड़ा सवाल है। सीकर में एनएसयूआई के पैदल शांति मार्च के बाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए विनोद जाखड़ ने कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। पेपर लीक, बेरोजगारी और नई शिक्षा नीति को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है। इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की है। जाखड़ ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान 10 दिन के भीतर अपने पद से इस्तीफा दें। अगर वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली में शिक्षा मंत्री के सरकारी आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि एनएसयूआई कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देंगे। छात्रों के हक के लिए एनएसयूआई सड़क से संसद तक लड़ाई चलेगी। सीकर में हुए पैदल शांति मार्च में सैकड़ों छात्र शामिल हुए। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। एनएसयूआई के इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। आज प्रदीप की बहन, प्रदीप के पिताजी हैं। आज सीकर में हमने जो है ये मार्च निकाला है। इसका उद्देश्य यही है कि कब तक नौजवानों के भविष्य के सपनों को लूटा जाएगा, कब तक ये नौजवान आत्महत्याएं करते रहेंगे, कब तक पेपर लीक होता रहेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है इस पेपर लीक का जिम्मेदार? कौन है इन आत्महत्याओं का जिम्मेदार? मैं ये कहूँगा कि ये मौत नहीं, ये आत्महत्या है। आज इस देश का नौजवान सड़कों पे है, संघर्ष कर रहा है। अभी तक हमारे देश के शिक्षा मंत्री ने इस पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली है। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। साथ में एनटीए जो ये संस्था है वो पेपर कराने में पूरी तरीके से विफल है। हम चाहते हैं कि अच्छे एजेंसी से जो है सरकारी एजेंसी के थ्रू पेपर कराया जाए। सरकार उसकी जिम्मेदारी तय करे, लेकिन ये जो प्राइवेट एजेंसी है एनटीए, ये आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। हम मांग करते हैं कि प्रदीप मेघवाल आज हमारे बीच में नहीं है। कई छात्राएं हैं जिन्होंने इस पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर ली। उनके परिवारों को 5 करोड़ की मुआवजा राशि मिले। साथ में जो छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनकी मुफ्त में जो है पूरी शिक्षा सरकार की तरफ से हो। जो भी इसके अंदर दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस देश के अंदर ऐसा कानून बने जिससे कि भविष्य के अंदर इसकी पेपर लीक की जो है पुनरावृत्ति ना हो। एनएसयूआई पूरे देश के अंदर सड़क पे है, संघर्ष कर रही है। पेपर लीक 2024 में हुआ, उससे पहले हुआ। इस 10 साल के अंदर 89 बार पेपर लीक, 4 बार नीट का पेपर लीक और 48 बार री एग्ज़ाम होना, ये साबित करता है कि सरकार पूरी तरीके से विफल है। हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, 10 दिन का मैं अल्टीमेटम देता हूं सरकार को। अगर सरकार 10 दिन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है तो हम लोग दिल्ली के अंदर हजारों छात्रों के साथ जो है कूच करेंगे, आंदोलन करेंगे और हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव करेंगे।
बड़ी संख्या में जो देश और प्रदेश में लंबे समय से जो है पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय भी ऐसी जो सरकार कोई भी हो, हमारी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे अन्य किसी दल की हो, जो सत्ता में होता है उससे सवाल पूछा जाएगा, उसको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब पहले कांग्रेस की सरकारें थी, रेल हादसे होते थे तो तुरंत रेल मंत्री इस्तीफा देते थे। आज कहाँ चली गई वो नैतिकता? वो राजनीतिक नैतिकता खत्म हो गई है। बेशर्मी आप देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाके मेलोडी टॉफी बांट रहे हैं और इस देश का नौजवान छात्र फांसी के फंदे पे झूल रहा है। तो ये इस देश की राजनीतिक नैतिकता बची है। वही देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो है पेट्रोल मत खरीदो, सोना मत खरीदो, खाना मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, और खुद जो है विदेश में जाके 15 दिन से जो है मजे कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा इस देश को। ये आंदोलन महाआंदोलन बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की जो मशीनरी है, कभी कॉकरोच बोलती है, कभी कुछ और, इस आंदोलन को कहीं दबाने की कोशिश तो नहीं करेगी? देखिए, मैं कॉकरोच की टी शर्ट पहन के आया हूँ और इसका मकसद यही है कि सरकार जो है इस देश के छात्र छात्राओं को एग्ज़ाम नहीं करा पा रही है पारदर्शी, रोजगार देने में कामयाब नहीं है, लेकिन वो इस देश के बेरोजगारों को, छात्र छात्राओं, नौजवानों को कीड़ा मकोड़ा समझती है। तो अब ये कीड़े मकोड़े सड़क पे आ गए हैं। अब ये लड़ाई लड़ेंगे, अपना अधिकार लेंगे और सरकार को ये कीड़े मकोड़े दीमक की तरह चट कर जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जिस तरीके से आज मैं देख रहा था, कॉकरोच की टिप्पणी थी, ये तो सीजीआई की थी, फिर भी जो विपक्ष है वो पूरे सरकार को टारगेट करे। सीजीआई की टिप्पणी को सरकार से जोड़ के क्यों देखा जा रहा है? ये तो सीजीआई के खिलाफ अगर प्रदर्शन होते तो होने चाहिए। सरकार और सीजीआई सब मिले जुले हैं। क्या चल रहा है इस देश में? सरकार कह रही है पेट्रोल मत खरीदो, ये सीजीआई, ये जज साइकिल पे आ गए हैं, मतलब सरकार को प्रमोट कर रहे हैं ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है, इस देश में अगर आर्थिक मंदी आई है तो उसका सॉल्यूशन निकालिए। जब मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो कितने लोगों को कहा कि साइकिल पे चाहिए, खाना मत खाइए, गहने मत खरीदिए, सब कुछ हुआ क्योंकि आपके पास नीतियां नहीं हैं, आपके पास पॉलिसीज नहीं हैं, आप पूरी तरीके से विफल हो। आप केवल और केवल दोस्तों के लिए सरकार चला रहे हो। इस देश के जंगल काट दिए, इस देश के छात्रों को मार दिया, बलि चढ़ा दी, लेकिन अब ये नौजवान सड़कों पे अब लड़ाई लड़ेगा। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। अजमेर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे 48 पर दाता पायरा के पास एक पुलिया के ऊपर श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस पलट गई। बताया जा रहा है कि सीकर से एक ही परिवार के लोग मिनी बस में सवार होकर सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए जा रहे थे। दाता पायरा के पास अचानक सामने गाय आ गई। ड्राइवर ने गाय को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार पौधदार परिवार के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही रायला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हाईवे एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया और भीलवाड़ा के एमजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। कुछ को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। रायला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सांवरिया सेठ दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के साथ हुए इस हादसे से परिवार में दहशत का माहौल है। बीकानेर में आयोजित 19वें रोजगार मेले में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिरकत की। मेले के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि यह 19वां रोजगार मेला था। 2023 से शुरू इस मकसद में सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना है। मेघवाल ने कहा कि हमने प्रक्रिया सरल की है, कई पदों पर इंटरव्यू खत्म किया और सेल्फ अटेस्टेशन शुरू किया। आज युवाओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरिट से चयन हुआ, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी और न ही भ्रष्टाचार की बू आई। प्रधानमंत्री का यह ट्रांसपेरेंट सिस्टम युवाओं को सक्षम बना रहा है। मेरिट से चुने गए युवा विकसित भारत बनाने में योगदान देंगे। ब्रिक्स बैठक पर उन्होंने बताया कि गांधीनगर में ब्रिक्स देशों के न्याय मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बेहतर करने, मुकदमों की पेंडेंसी कम करने और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर चर्चा हुई। भारत ने नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अनुभव साझा किए। जापान, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, इंडोनेशिया, ब्राजील और इथियोपिया के मंत्रियों ने भी अपने अनुभव बताए। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए सभी मंत्रियों ने 5 किलोमीटर साइकिल भी चलाई। मेघवाल ने कहा कि रास्ता उबड़ खाबड़ था, लेकिन संदेश जरूरी था। गृह मंत्री के दौरे पर उन्होंने बताया कि अमित शाह 25 तारीख की रात बीकानेर आएंगे और 26 को सांचू पोस्ट समेत सुरक्षा से जुड़ी समीक्षा बैठक करेंगे। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए मेघवाल ने कहा कि उनकी भाषा अमर्यादित है, उन्हें देश से माफी मांगनी पड़ेगी। विपक्ष नैरेटिव चला रहा है, लेकिन युवा प्रधानमंत्री की नीतियों के साथ है। देखिए, ये 19वां रोजगार मेला था। जब से उन्होंने
शुरू किया ये कार्यक्रम 2023 से, उनको लगा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। रोज़गार तो दे ही रहे थे पहले, लेकिन रोज़गार मेलों के माध्यम से मेरिट के आधार पर जब उन्होंने प्रक्रिया में सरलीकरण किया, कई ऐसे पद हैं जहाँ इंटरव्यू का सिस्टम समाप्त किया, सेल्फ अटेस्टेशन शुरू किया और प्रक्रिया सरल की, तो जिनको भी रोज़गार मिलता है उनको लगता है कि बिना किसी भ्रष्टाचार के मुझे रोज़गार मिला। आज भी हमने कई लोगों से पूछा कि नहीं, हमारा मेरिट से हुआ, किसी भी तरह का कोई सिफारिश किसी को भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना कोई भ्रष्टाचार की इसमें बू आती है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम किया है प्रधानमंत्री जी ने, ये युवाओं को सक्षम बनाने के लिए और जो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन करने के लिए जो युवाओं को नौकरी दी जाती है, वो विकसित भारत बनाने में भी अपना पूरा योगदान देंगे। ऐसे प्रधानमंत्री जी ने, जैसे आपने कहा, अभी उद्बोधन भी दिया था। सर, ब्रिक्स की आपने मिनिस्टर्स के साथ में बैठक करी है, सर क्या ग्राउंड रिपोर्ट है और क्या किस तरह फॉरेन पॉलिसीज को देखते हुए क्या भारत आगे बढ़ रहा है? देखिए, ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म है। जस्टिस मिनिस्टर ब्रिक्स देशों के गांधीनगर में आए थे और गांधीनगर में एक कार्यक्रम था कि हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को कैसे ठीक कर सकते हैं, जो मुकदमों में पेंडेंसी रहती है उनका निस्तारण कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। हमने जो न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चेंजेस किया, उनका एक्सपीरियंस उनको शेयर किया। उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जापान का जस्टिस मिनिस्टर भी थे, चाइना से भी जुड़े थे और दक्षिण अफ्रीका और सभी, ईरान इवन, तो सभी लोगों ने, इंडोनेशिया भी थे, सभी लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। ब्राज़ील भी था, इथोपिया भी थे, ऐसे सभी लोगों के देश है। लेकिन कल एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो वहाँ हुआ, वो शायद आपने भी देखा होगा कि हमने ब्रिक्स जस्टिस मिनिस्टर आए हुए थे, उनके साथ साइकिल चलाई थी, पता है ना आपने, वो भी देखा होगा ना। वो भी हमने पर्यावरण संरक्षण का एक मैसेज दिया था। 5 किलोमीटर साइकिल चला रही वैसा, बट रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ था, रास्ता उन्होंने अलग सुना था नीचे जाने का। तो मैंने कहा मेरे लिए तो ठीक है, घाटी उतरते थे हम पहले गंगा शहर और घाटी चढ़नी भी है। गृह मंत्री जी का भी मैंने बताया ना आपको कि गृह मंत्री जी 25 तारीख की रात्रि को आ रहे हैं यहाँ और 26 तारीख को उनके कई कार्यक्रम है, जिसमें सांसू पोस्ट का भी कार्यक्रम है। फिर एक समीक्षा बैठक लेंगे जो सुरक्षा से संबंधित है। राहुल गांधी जी ने बयान दिया, वो भाषा ही अमर्यादित है, उनको देश से माफी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी जी को। एक देश के अंदर नैरेटिव चल रहा है कोकरे जनता पार्टी को लेकर, पूरा वो भी राहुल गांधी भी पक्ष कर रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया ना, युवा कितना प्रधानमंत्री जी की नीतियों के साथ है। सर, एक प्रधानमंत्री जी मेलोडी ट्रॉफी को लेकर कुंभलगढ़ के कुंचोली गांव में उस समय खड़कंप मच गया जब एक युवक घरेलू विवाद से परेशान होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। केसर निवासी डालूराम पुत्र नाथूलाल भील पारिवारिक विवाद में परेशान होकर करीब 10 बजे गांव के मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की खबर आग की तरह फैली और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। लोगों ने तुरंत केलवाड़ा पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए। हेड कांस्टेबल हरि सिंह मोहनलाल और कांस्टेबल सुनील ने लगातार फोन पर युवक से बातचीत की, उसे शांत करने के लिए और नीचे उतारने के लिए समझाते रहे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने भी युवक से नीचे आने की अपील की। करीब 4 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पुलिस और ग्रामीणों की समझाइश रंग लाई। युवक मान गया और सुरक्षित नीचे उतर आया। नीचे उतरते ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और थाने ले गई। पुलिस के अनुसार युवक घरेलू कलह से तनाव में था। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और परिजनों को भी थाने बुलाया गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो फर्जी पुलिस वाला बनकर महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। आरोपी हिमांशु और रॉकी पांचाल उदयपुर का रहने वाला है और फिलहाल साबरमती इलाके में रह रहा है। रॉकी ने खुद को क्राइम ब्रांच के साइबर सिक्योरिटी विभाग में तैनात सब इंस्पेक्टर बताया। फर्जी पहचान के लिए उसने एआई से बनी पुलिस वर्दी वाली फोटो सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप पर डाली। भारत सरकार और क्राइम ब्रांच साइबर सिक्योरिटी के फर्जी आईडी कार्ड भी बनवाए। दुकानों से गुजरात पुलिस की वर्दी, बेल्ट, बेच और अशोक चिन्ह वाले स्टिकर खरीदे ताकि महिलाओं को यकीन हो जाए। पिछले 6 महीनों में उसने शादी का झांसा देकर 20 से ज्यादा युवतियों और तलाकशुदा महिलाओं से संबंध बनाए। मुंबई के विरार की एक महिला से रेप और ठगी के मामले में 2025 में नाला सोपारा थाने में केस दर्ज हुआ था। जमानत पर छूटने के बाद भी वह नहीं रुका।
जमानत के बाद अहमदाबाद के न्यू बड़ाज की महिला से इंस्टाग्राम पर संपर्क किया। जमानत के 50,000 रुपए भी उसी से लिए और उसके साथ मुंबई गोवा घूमा। 4 महीने पहले नरोड़ा की एक महिला से सिम लेकर बैंक खाता इस्तेमाल किया और 1,80,000 रुपए ठग लिए। नरोड़ा थाने से भी केस दर्ज है। छापेमारी में पुलिस ने मोबाइल, 40,000 नगद, फर्जी आईडी, वर्दी, लाल बेल्ट और पुलिस के लोगों वाले स्टिकर जब्त किए हैं। आरोपी के खिलाफ नवरंगपुरा और नरोड़ा थानों में शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी बेहद शातिर है, हर बार नया बहाना बनाकर महिलाओं को फंसाता था। फिलहाल क्राइम ब्रांच आरोपी से पूछताछ कर रही है और अन्य पीड़ितों की तलाश की जा रही है। नीट पेपर लीक मामले ने एक और छात्र की जान ले ली। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ मृतक नीट अभ्यर्थी प्रदीप मेघवाल के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और राहुल गांधी से फोन पर बात करवाई। राहुल गांधी ने पिता से पूछा कि प्रदीप कितने समय से नीट की तैयारी कर रहा था। पिता ने रोते हुए बताया कि बेटा 3 साल से तैयारी कर रहा था। एग्जाम देकर निकलते ही फोन पर कहा था कि इस बार सिलेक्शन पक्का है, पेपर बहुत अच्छा गया। लेकिन पेपर लीक की खबर आते ही उसने सुसाइड कर लिया। यह प्रदीप का तीसरा अटेम्प्ट था। पहले 2 साल सिलेक्शन नहीं हुआ था। पिता ने बताया कि उनके 4 बच्चे हैं, एक बेटा और 3 बेटियां। बेटे ने सुसाइड कर लिया, अब सिर्फ 3 बेटियां हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि वे कैसे मदद कर सकते हैं। इस पर विनोद जाखड़ ने बताया कि परिवार ने लोन लेकर प्रदीप को पढ़ाया था। बेटे की सफलता के लिए पूरी जमीन बेच दी। आज परिवार 11 लाख के कर्ज में है। हालत इतनी बदहाल है कि टीन की छत वाले 2 कमरों के मकान में रहते हैं। परिजनों के मुताबिक प्रदीप के 700 में से 650 नंबर आ रहे थे। एग्जाम के बाद वे बहुत खुश था। जैसे ही पेपर रद्द होने की खबर सुनी, किराए के कमरे में फंदा लगाकर जान देती। विनोद जाखड़ ने कहा कि पेपर लीक ने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। NSUI पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और न्याय की लड़ाई लड़ेगी। भैया नमस्ते। नमस्कार भैया, मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूँ। नीट का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया। उसके कारण जो है एक बेहद गरीब फैमिली है सीकर की, राजस्थान की, उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हाँ भैया, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं भैया। हाँ जी। हाँ, ये पिताजी हैं, बात कर। नमस्कार, बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। बोलो कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल से। बोलो आप, हिम्मत रखो। 3 साल से पढ़ाई कर रहा था। अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड। तो पेपर लीक हुआ, उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की है? नहीं, ये तीसरी बार था। तीसरी बार था और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा जी। और फिर मतलब हो नहीं जाएगा, हो ही गया था। हो गया था। और इनके कितने भाई बहन हैं? और 3 बहनें हैं, 1 भाई है। तो बड़ा भाई है या छोटा भाई है? नहीं, भाई तो वो एक ही था। और उनकी मम्मी भी हैं? जी। भैया बात कीजिए मम्मी से, बात करिए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। सॉरी, ये बुरी खबर सुनी हमने। घणी दुख की बात तो ये 3 भाणी 1 भाई हो बिपरी मारू सारो बोई मारू टूट को भी क्या करना। उनको वापस तो नहीं ला सकते, मगर अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज बता दीजिए। हाँ भैया, ये लोन लेके इन्होंने पढ़ाया है भैया इनको। ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं भैया। पूरी फैमिली, पूरी जमीन बेच दी भैया। 11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका। 11 लाख रुपए? और सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया है भैया, जमीन बेच दी। और बहुत बुरी स्थिति है भैया। टिन का इनका घर है, ऊपर जो है टिन जो स्टील शीट होती है वो है, और घर के दरवाजे भी अच्छे से नहीं है, सिर्फ 2 कमरे हैं और बहुत बुरे हालात हैं परिवार के। और इनका कहना है कि 650 नंबर जो हैं 720 में से उसके आ रहे थे। बहुत खुश था और पूरे परिवार से उसने बातचीत की है। और जब वो पिताजी को कह रहा है कि भाई मैं इस बार जो है सिलेक्शन मेरा पक्का है, और फिर तीसरे दिन खबर सुनते ही उसने, वो रूम किराए पे लेके रहता था अपनी बहनों के साथ, फिर उसने भैया वहाँ पे सुसाइड कर लिया। कैसे किया आप बताएंगे? ये इनके चाचा हैं भैया, बताएंगे। 15 तारीख को 11:15 बजे ये बुरी खबर मिली। कोई ऊपर था, वो टिन साइड था, उसने लगा कर ये फंदा लगाया था उन्होंने। और अगर हम कोई मदद कर सकते हैं या कुछ किया जा सकता है तो आप बता दीजिए। मदद तो यही है अपने तो न्याय की हम इसके न्याय चाहिए हमें। तो बात ये है कि जैसे पेपर माफी है, उनको फांसी हो या उनको ऐसा कठोर कानून बने। वो तो हम कर सकते हैं। थैंक यू भैया।
थैंक यू भैया। दाहोद जिला पंचायत में आज हुए चुनाव में बीजेपी शासित पंचायत के नए अध्यक्ष के तौर पर गमाबेन मोहनिया को चुना गया है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर विजय सिंह अमलियार के नाम पर मुहर लगी है। जिला पंचायत की कुल 50 सीटों में बीजेपी के पास 37, कांग्रेस के पास 7 और आम आदमी पार्टी के पास 6 सीटें हैं। बहुमत साफ तौर पर बीजेपी के पास होने के बावजूद अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए तीनों दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे। इससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया और सदन में कड़ी रस्साकशी देखने को मिली। नियम के मुताबिक दाहोद जिला पंचायत में पहले 2.5 साल का कार्यकाल एसटी महिला के लिए आरक्षित है। इसी के तहत धानपुर की संजोई सीट से चुनी गई महिला सदस्य गमाबेन मोहनिया को अध्यक्ष बनाया गया है। इस तरह जिले की कमान नारी शक्ति के हाथों में सौंपी है। अन्य पदों पर कारोबारी चेयरमैन संगीता पटेल, शासक पक्ष के नेता भूपेंद्र संगाड़ा और दंडक मनीषा भूरिया को नियुक्त किया गया। चुनाव को लेकर जिला पंचायत भवन में कड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई थी। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर था। नई टीम की घोषणा होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और अबीर गुलाल उड़ाकर जीत का जश्न मनाया। राजसमंद जिले के खमनोर क्षेत्र में क्रिकेट टीम के रूप में शुरू हुई लाला 11 गैंग अब अपराध और आपराधिक गतिविधियों तक पहुंच गई है। सोशल मीडिया पर आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले पोस्ट और गैंग संस्कृति फैलाने के खिलाफ राजसमंद पुलिस ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। राजसमंद पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल के निर्देशन तथा खमनोर थाना अधिकारी नारायण सिंह भाटे के नेतृत्व में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस सोशल मीडिया पर हथियार, गैंगस्टर स्टाइल और आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा देने वाले पोस्ट चिन्हित कर युवकों को गिरफ्तार कर रही है और सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खमनोर थाना पुलिस के अनुसार लाला 11 गैंग की शुरुआत एक क्रिकेट टीम के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इससे जुड़े कुछ युवक आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने लगे। इसी दौरान चर्चित हिम्मत सिंह हत्याकांड में भी गैंग का नाम सामने आया, जिसमें मृतक हिम्मत सिंह को गैंग से जुड़ा बताया गया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और युवाओं में बढ़ती गैंग संस्कृति पर रोक लगाने के लिए गैंग से जुड़े लोगों की पहचान की जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर अपराध को महिमा मंडित करने वाले पोस्ट डालने वालों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस अधिकारियों ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर आपराधिक छवि बनाने या गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने से बचे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उदयपुर जिले के झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र की फलासिया पंचायत समिति से खेरवाड़ा विधानसभा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। बारिश में कीचड़ और सूखे से धूल से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। इस मार्ग से सिगरी, जामुन, मादला, मादड़ी, खाटी कमदी, सारादित, बेड़ानपाड़ा सहित 12 ग्राम पंचायतों के हजारों लोग रोजाना आवाजाही करते हैं। यह रोड फलासिया से खेरवाड़ा को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। बावजूद इसके सत्ता पक्ष, विपक्ष और सभी विभागों के अधिकारियों की आवाजाही के बाद भी आज तक मरम्मत नहीं हुई। सड़क की बदहाली से स्कूली बच्चों, मरीजों और व्यापारियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। एम्बुलेंस तक समय पर नहीं पहुंच पाती। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत कर चुके, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिले। पूर्व पंचायत समिति सदस्य मोहनलाल बजाज, समाज सेवी अंबालाल, प्रकाश कसोटा, शिव कुमार बजाज आदि ने वर्तमान सरकार पर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 10 से 15 दिन के अंदर मरम्मत नहीं हुई तो तहसील मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार विकास के दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम @9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।